कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। कैसे चल रही है पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सर बस क्या बताएं आपको कि क्या हालत हो रही है। चल, मैं समझ सकता हूं और शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आखिरी के लेक्चर में जितने आपके पॉइंट्स रह गए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए। सर ये है हमारा लेक्चर नंबर 12। तो हमारे लेक्चर नंबर 12 में आज हमारा चैप्टर 9 जो है सिक्योरिटी एनालिसिस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिखो सिक्योरिटी एनालिसिस। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको सारे कराऊंगा, एंड अदर कॉन्सेप्ट्स जो थे वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। आइए इसमें सबसे पहले लिखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका रिपीट आ चुका है 2 बार। दिसंबर 2023 में आया था और जनवरी 24 में भी आया था ये आपके। तो पहले उसको लिखेंगे। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, और बहुत ही इजी है। इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है 5 नंबर का, बहुत इजी। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ। लिखिए रिलेटिव। रिलेटिव वो आपका रिश्तेदार वाले रिलेटिव की बात नहीं हो रही है, यहां पे हम शेयर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और उसका निकालना है इंडेक्स। इसका आपको एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI आप इसको कह सकते हो। ठीक है, चल लिखिए दिस इज अ सिंपल टूल यूज्ड इन ट्रेडिंग। जब हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तब इसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। लिखिए टू अंडरस्टैंड whether a stock is rising, whether a stock is rising too fast or failing या falling too fast, slowly too fast, कि बहुत ज्यादा गिर रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए हम RSI निकालते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बस कैलकुलेटर पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेटर पे पकड़ अच्छी हो, प्लस माइनस ढंग से कर पाओ, नहीं तो इसमें गलती हो सकती है। ठीक है, RSI मूव्स ऑन स्केल फ्रॉम 0 to 100, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो 0 से 100 के बीच में आएगी। और हम RSI में ये कहेंगे कि जो हमारे स्टॉक की RSI आया है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, अगर आपका RSI आया है मोर देन और इक्वल टू 70, मोर देन और इक्वल टू 70, तो आप कहोगे इसमें कि स्टॉक जो है आपका या शेयर जो है आपका वो ओवरबॉट है, यानी उसको ज्यादा खरीदा गया है ड्यूरिंग द टाइम। और अगर आपका RSI कम आ रहा है या इक्वल टू आ रहा है 30 के, तो आप कहोगे स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड है, बहुत ज्यादा बेचा गया है। ठीक है, चल लिख लो इसको। लिख लिया? चलिए मेरे साथ साथ लिखिए एक एग्जाम्पल। कैसे निकालना है इसको? बहुत ही इजी है। जैसे गिवन क्या होगा, क्वेश्चन में भी ऐसे गिवन होगा कि हमें डिटेल्स गिवन होंगे। लिखिए लिखिए डिटेल्स, इसको क्या हो गया, लिखिए अ स्टॉक डिटेल्स फॉर 5 days। 5 दिन का हमें स्टॉक की डिटेल दे रखी है, डे 1, 2, 3, 4 और 5। क्या क्या दे रखा है देखो।
ये दे रखा है कि इस टाइम में इनका कोई गेन हुआ है और इसका कोई लॉस हुआ है। गेन मतलब पिछले वाले से प्राइस क्या था और अगले दिन प्राइस क्या रहा। जैसे लेट सपोज पिछले दिन प्राइस 100 था, अगले दिन प्राइस हो गया 110, तो गेन कितना हो गया 10। फिर उसके बाद प्राइस हो गया 125, तो गेन कितना हो गया सर, पिछले साल प्राइस, पिछले दिन प्राइस था 110, फिर आगे हो गया 125, यानी 15 रुपए का गेन। ऐसे ही 125 के बाद वो गिर के हो गया 105, तो फिर कितने का, 20 का नुकसान। तो ऐसे हमें गेन और लॉस दे रखे हैं। वैसे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन प्रॉपर आएगा, यहां मैं अभी गेन और लॉस की बात कर रहा हूं। 2 3 और 1 और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब गेन हुआ तो लॉस नहीं होगा, गेन हुआ तो लॉस नहीं होगा। जहां पे गेन नहीं हुआ वहां लॉस होगा। मान लेते हैं 1 रुपए का लॉस हुआ, और यहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पे 2 रुपए का लॉस हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, गेन और लॉस निकालना है। गेन और लॉस कैसे निकालना है, पहले कितना प्राइस था और अब कितना है, सिंपल है। तो यहाँ कितना गेन हुआ टोटल सर, 3 2 5 और 1 6। लॉस कितना हुआ टोटल, 3। ठीक है, अब करना क्या है समझिए जरा। मुझे सबसे पहले निकालना है एवरेज गेन। एवरेज गेन कैसे निकालूंगा, कितनी बार हुआ है सर, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार हुआ है तो 6 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे पूरा 5 मत ले लेना कि सर पूरा 5 है, नहीं। आपको जितनी बार गेन हो रहा है उतनी बार ही आपको क्या लेना है, उसका n लेना है, यानी डिवाइडेड बाय दैट नंबर, दैट मतलब जितने टाइम्स वो गिवन है। अच्छा, तो एवरेज गेन हो गया कितना आपका, 2 रुपए का। अच्छा, क्या आप मुझे ऐसे ही एवरेज लॉस बता सकते हो, बिल्कुल सर, एवरेज लॉस भी बता देंगे आपको। एवरेज लॉस आएगा आपका कितना सर, 3 डिवाइडेड बाय 1 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1.5। तो मेरा एवरेज गेन आ गया 2 रुपए, एवरेज लॉस आ गया 1.5 रुपए। अब मुझे निकालना क्या है, बात समझिए। मुझे निकालना है सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तब निकलेगा जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालोगे, और उसको निकालने का फॉर्मूला है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। तो पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको आर एस निकालना है। क्या निकालना है, आर एस निकालना है। उसके बाद निकलेगा आपका एवरेज, मतलब आर एस कैसे निकलेगा, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। तो करो जरा कितना आता है सर। हमारा एवरेज गेन जो था, यानी अगर मैं आर एस की बात कर रहा हूं, एवरेज गेन था 2 रुपए, एवरेज लॉस था 1.5 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3, 1.33। तो मेरा आर एस आया, समझो अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं आया, आर एस आई नहीं आया, अभी आर एस आया है। मुझे क्या निकालना है, आर एस आई। तो पहले मुझे आर एस आई का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में जरूर जरूर से इसको याद करके जाना पड़ेगा। आर एस आई का फॉर्मूला होता है 100, क्योंकि देखो 5 नंबर का क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो 5 नंबर गए जेब से। तो ये फॉर्मूला याद करना कुछ भी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। 100 आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर 100 आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस, 1 प्लस आर एस। तो अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये माइनस है पहले, और यहां पे वैल्यू प्लस है। ये वैल्यू माइनस है, ये वैल्यू प्लस है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला याद कर लेना, लिख लेना, जो भी आपको सही लगे, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता, कुछ भी गलती कर दी, 5 नंबर चले जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है इसका एग्जाम में। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सर, 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस। आओ जरा करो, आइए जरा। तो हम निकालते हैं सर आर एस आई, 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस, कितना आया था मेरा, 1.33। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो और बताओ कितना आता है सर। ये मेरा आएगा 57.08। ठीक है, तो आर एस आई कितना है मेरा, 57.08। अब आर एस आई के लिए हमें क्या बताया उसने, कि आपका आर एस आई अगर मान लेते हैं ये 0 है और ये 100 है, अगर आपका आर एस आई जो है वो 70 आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, 70 आ रहा है या उससे ज्यादा, तो हम इसको कहते हैं ओवर बॉट।
ओवर बॉट, क्योंकि ज्यादा खरीदा गया है इसका मतलब इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, गेन ज्यादा है इसमें। और अगर 0 से 30 के बीच में है, यानी कि 0 से 30 के बीच में है, तो हम इसको कहते हैं ओवर सोल्ड। लेकिन हमारा केस इसमें कितना आ रहा है सर? हमारे केस में तो ये आ रहा है कितना सर? यहां आ रहा है, इधर हमारे केस में तो ये यहां आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है सर 57.08। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर नाइदर ओवर बॉट एंड, या एंड नहीं, और ओवरसोल्ड। ना तो ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है, क्योंकि 70 और 100, 70 है उससे ज्यादा नहीं है, 30 और उससे कम नहीं है, उसके बीच में आ रहा है। तो ना तो ज्यादा बेचा गया है और ना ही ज्यादा खरीदा गया है। इजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? गेन और लॉस निकालना है। क्या निकालना है? गेन और लॉस। फिर आपको देखना है एवरेज गेन और एवरेज लॉस। कैसे? एवरेज निकाल लेना है, फिर एवरेज गेन और एवरेज लॉस को डिवाइड करके क्या आ जाएगा? RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गया, फिर ये फॉर्मूला लगा देना है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं और इसको क्वेश्चन से समझते हैं, और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 1, जो कि आपका जून 2024 में आया था, अभी थोड़े टाइम पहले। आइए जरा जून 2024 का क्वेश्चन हम करेंगे। ये रहा, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, बहुत इजी है। कह रहा है सनस्टार लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, अच्छी बात है, लिस्टेड कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस है 14 ट्रेडिंग डेज। यानी आपको कितने डेज दे रखे हैं? 14 डेज का। सेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और ये दे रखा है 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां दे रखा है उसका प्राइस, यानी कि पहले दिन प्राइस था 4344, दूसरे दिन प्राइस था 4254, तीसरे दिन प्राइस था 4211। तो ऐसे करके अलग अलग दिन पे अलग अलग प्राइस दे रखा है। तो मुझे इस प्राइस से क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो गेन और लॉस, फिर एवरेज गेन और लॉस, फिर एवरेज गेन को डिवाइड कर दूंगा एवरेज लॉस से, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाऊंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, और RSI आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या कमेंट भी करना है इस पे? हाँ, कमेंट भी पूछ रहा है, तो कमेंट भी करके दे देंगे कि ओवरबॉट है या नहीं है। आइए तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ गेन या लॉस। कितने डेज है हमारे पास सर? 14 डेज है, तो लिखिए डेज। 1, ये 1 कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं आगे गाना नहीं है, आगे 14 है। ठीक है, स्लो हो गया है, पीछे प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, तो एक क्या हो गया सर? गेन हो गया, मतलब डेज हो गए। अब लिखते हैं शेयर का प्राइस। क्या आप मुझे शेयर का प्राइस बता सकते हैं? क्या मैं एज इट इज उठा के शेयर का प्राइस लिख सकता हूं जैसा क्वेश्चन में लिखा है? तो 4344, हाँ बस थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, ये लिखना पड़ेगा थोड़ा, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है। 4254, फिर है सर 4308, फिर है सर 4211, है सॉरी पहले है 4211, 4211, फिर है 4308, पांचवें दिन हो गया सर 4487, छठे दिन हो गया 4213, फिर 4240, 2440, फिर 4112, फिर 4061, फिर हो गया सर 4414। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी है, 4414। ठीक है, इसमें जरा सी भी गलती कर दोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। 4414, 11वें दिन है 4030, 12वें दिन है सर 4336, 13th डे पे हो गया ये 4230, और 14th डे पे हो गया 4392। क्या इनका टोटल करना है? नहीं, मुझे तो सिर्फ गेन और लॉस निकालना है। तो ये क्या निकल गया सर? मतलब निकल के गया, मैंने क्वेश्चन को चेप दिया यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा सर, एक जगह तो होंगे मेरे गेन
और दूसरी जगह होगा सर लॉस। आओ कैसे चेक करेंगे, बस प्राइस देख लो पहले कितना था और अब कितना है। इससे पहले का प्राइस मुझे पता नहीं है, पहले दिन जो प्राइस है 4344, उससे पहले का प्राइस नहीं है, तो मैं पहले दिन कभी भी गेन या लॉस नहीं निकाल सकता। तो याद रखना, पहले दिन कभी भी गेन और लॉस नहीं निकलेगा क्योंकि इससे पहले का प्राइस ही नहीं पता। अब कैसे करेंगे, बस कैलकुलेटर पे देखना है आपको। डे 1 की शुरू करते हैं सर 4344, उसके बाद हो गया सर 4254, माइनस करो 4254, तो क्या बढ़ गया या कम हो गया सर? ये तो कम हो गया क्योंकि पहले वाला बढ़ा हुआ था और ये कम हो गया, तो क्या हुआ सर? मुझे हुआ 90 रुपए का नुकसान। 90 रुपए का नुकसान। ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले का प्राइस ज्यादा था, उससे कम हो गया, तो आपने पहले में से दूसरा माइनस करा, तो ये हो गया 90 रुपए का लॉस। अब आते हैं डे 2 पे 4254, डे 2 पे 4254 था, डे 3 पे हो गया माइनस 4211। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या है? ये लॉस है। कितने का लॉस हो गया सर? 43 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 43 का। अब आते हैं डे 3, डे 3 पे 4211 का था, फिर डे 4 पे हो गया 4308। ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब ये आपका गेन है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। वैसे भी देखो ना, 4211 से कितना हो रहा है? 4308। 4211 से कितना हो रहा है? 4308। इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है। सर बस इतना ही काम करना है? हाँ बस इतना ही काम करना है। आइए चौथे दिन पे 4308 माइनस 4487, ये हो गया सर 179। नेगेटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट है। 179 नेगेटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट है। उसके बाद 4487, बस इसमें गलती मत करना, 4487 माइनस 4213, ये सर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है लॉस 274। 274 आगे चलते हैं। 4213 माइनस 4240, लॉस आ रहा है सर 27 रुपए, सॉरी नेगेटिव आ रहा है 27 रुपए, मतलब गेन है। नेगेटिव आ रहा है 27 रुपए मतलब गेन है। फिर 4240 माइनस 4112, क्या आप मेरे से आगे चल रहे हैं? 128 पॉजिटिव है मतलब लॉस है। वैसे भी दिख रहा है 4240 से 4112 हो रहा है, तो वैल्यू गिर रही है, यानी 128 रुपए वैल्यू कम हो गई है। और भी कम हो गई है, 4112 माइनस 4061, वैल्यू गिर के हो गई सर कितनी? 51। 51 मतलब लॉस हो गया मुझे। अच्छा 4061 माइनस 4414, तो सर यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। 353 का प्रॉफिट हो गया। फिर 4414 माइनस 4030, यहाँ पे सर 384 आ रहा है पॉजिटिव, मतलब लॉस है। 384 का लॉस है। फिर 4030 से वैल्यू हो गई 4336, तो सर यहाँ तो क्या आ रहा है? गेन आ रहा है 306 रुपए का। नेगेटिव आएगा आपके कैलकुलेटर में तो वो गेन है, पॉजिटिव आएगा तो लॉस है। तो 4336 माइनस 4230, सर 106 रुपए। 106 रुपए, 106 रुपए क्या आ रहा है आपका? लॉस। फिर 4230 माइनस 4392, सर 162 लॉस, सॉरी 162 नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन, मैं उल्टा बोल गया। 162 नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन है। आओ अब इन सबको टोटल लगा लेते हैं, इनका टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले गेन की बात करते हैं। 97 प्लस 179 प्लस 353 प्लस 306 प्लस 162, तो ये हो गया सर 10, कुछ गलत आ रहा है, एक सेकंड दोबारा करें। 97 प्लस 179 प्लस 27 प्लस 353 प्लस 306 प्लस 162, 1124 आ रहा है सर। 1124, यहाँ पे बताइए जरा। 274 प्लस 128 प्लस 51 प्लस 384 प्लस 106 प्लस, ठीक है ये आ रहा है। ये भी कुछ गलत आ रहा है यार, वैल्यू गायब हो रही है यार मेरी। देखो अब आई वैल्यू, ठीक है। तो अब शुरू करता हूँ। 90 प्लस 43 प्लस 274 प्लस 128 प्लस 51 प्लस 384 प्लस 106, 1076, ठीक है। तो मुझे गेन मिल गया, लॉस मिल गया। अब मुझे निकालना है सर एवरेज गेन। आइए निकालते हैं एवरेज गेन। कैसे निकालूंगा एवरेज गेन?
सर 1124 है और नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर लो, मतलब कितनी बार गेन हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, तो डिवाइडेड बाय 6, तो 1124 डिवाइड बाय 6 कितना आता है सर, 187.33, 187.3333। सर ये इतनी बार करना है, हाँ 4 बार कर देना, ठीक है। और ये हो गया आपका पर डे, क्योंकि मैंने एवरेज करके एक दिन का निकाल लिया। अच्छा, एवरेज लॉस निकालिए जरा, कैसे निकलेगा एवरेज लॉस, 1076, और लॉस कितनी बार हुआ, आओ चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं सर, 7, तो 1076 डिवाइडेड बाय 7 हो गया सर 153, यानी 153.714 पर डे। लो, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो टोटल वैल्यू ली, उस वैल्यू में से एक एक दिन का देखा कितना गेन है कितना लॉस है, फिर मैंने एवरेज गेन निकाल लिया, मतलब उनको टोटल करा, फिर एवरेज गेन निकाल लिया, फिर एवरेज लॉस निकाल लिया। अब मुझे निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आर एस। पहले तो आर एस निकालेंगे, तो आर एस कैसे निकलता है सर, सबसे पहले निकलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये निकलता है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। क्या आपने एवरेज गेन निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया सर, वो 187.3333 डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस 153.714, तो 187.333 डिवाइडेड बाय 153.714, ये आ गया सर आपका 1.21, 1.219 कर दो इसको, है 1.219। ये क्या आ गया सर, ये आया आर एस, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब निकालेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंडेक्स अब निकलेगा, इंडेक्स कैसे निकलेगा सर, इंडेक्स निकलेगा 100, फिर क्या करना है, प्लस या माइनस, सर माइनस करना है, फिर 100, फिर 1, प्लस करना माइनस, सर प्लस करना है, प्लस करना है, क्या प्लस करना है, आर एस प्लस करना है। आइए जरा, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस कितना है मेरा, 153.714। आप इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा सर 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस, अच्छा ये तो गलत निकाल दिया ना, सॉरी 1.129 था, 1.129 है यार, 1.219, 1.219, 1 पॉइंट, सॉरी सॉरी गलती होगा, 1.219। आइए जरा करें, 100 डिवाइडेड बाय 1, और ये प्लस हो गया, दोनों प्लस होके क्या आ जाएंगे, 2.219, तो 100 लिखिए, 100 डिवाइड बाय 2.219 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 54.93। तो मेरा आर एस आई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना आ गया सर, 54.93। मुझे बताइए इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, इजी है, ठीक है। अब क्या कहोगे सर, दो वैल्यू होती है आर एस आई की, या तो आर एस आई आपका बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 70 से, तो मैं कहता हूं ओवरबॉट है, या फिर आपका आर एस आई छोटा होगा या इक्वल टू होगा 30 से, तो मैं कहता हूं ओवर सोल्ड है, ओवर सोल्ड है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है सर, ये तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ना तो ओवरबॉट है ना ही ओवर सोल्ड है, तो हम लिख देंगे यहां पे कि स्टॉक इज नाइदर ओवर बॉट और ओवर सोल्ड, ना तो ओवर बॉट है ना ही ओवर सोल्ड है। लो काम खत्म। क्या ये मुश्किल था, क्या ये आपको कहीं से लगा मुश्किल है, नहीं सर बहुत इजी था। चलिए, तो ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन, ये आपका जून 2025 में भी आया था, देखो ये 2025 में भी आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको घर पे आप एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा, इसका आंसर मैंने यहाँ पे
दिया हुआ है। सेम वैसे ही करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है और इस बार यानी दिसंबर 25 में मुझे लगता है इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, लिखिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न लिखिए दिस इज द, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको कह सकते हो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है आपका। दिस इज द टोटल प्रॉफिट यू अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है आपने कितना प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टमेंट से ड्यूरिंग द टाइम यू होल्ड इट। भाई जितने टाइम आपके पास वो रहा, तो सीधी बात है सर, सीधी बात है, जब कोई भी शेयर हमारे पास रहता है, कोई भी शेयर या सिक्योरिटी हमारे पास रहती है, तो उससे हम दो ही इनकम जनरेट करते हैं। पहली इनकम तो होती है सर उससे मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड, पहली इनकम होती है उससे मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड, और दूसरी इनकम होती है सर उसको बेचने पे गेन, उसको बेचने पे गेन यानी कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं उसको। लिखिए आगे, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स, दो ही चीजें होती हैं इसमें। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होता है सर उससे मिलने वाला इंटरेस्ट यानी कि इनकम यू रिसीव, उस स्टॉक से मिलने वाला, या तो वो हो सकता है आपके पास डिविडेंड या इंटरेस्ट। एंड इसके साथ साथ और क्या मिलता है सर? इसके साथ साथ मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या मिलता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब क्या होता है सर? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। भाई स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 100 का खरीदा था 150 का हो गया, 50 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है ये आप कई बार पढ़ चुके हो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल बात है कि कितने पैसे पे कितनी कमाई करी, इसको कहते हैं हम HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। सिंपल बात है, कितने पैसे पे कितनी कमाई करी। सर कमाई दो ही है, कौन कौन सी कमाई है सर? एक तो है हमारी इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो एक तो मैं यहां लिख दूंगा डिविडेंड या इंटरेस्ट, एक तो ये कमाई करी, प्लस और कौन सी कमाई हुई सर? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने कमाया, डिवाइडेड बाय जितना आपने पैसा लगाया यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने का आपने भाई शेयर खरीदा, ये उसकी बात हो रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या इसमें कुछ मुश्किल है? अच्छा, मल्टीप्लाई 100 भी कर देना बाद में परसेंटेज निकालने के लिए, बहुत ईजी है। ये आपने लिख लिया हो तो मुझे बताओ, फिर हम एक एग्जाम्पल से समझें इसको। आइए, मान लेते हैं ये कौन है सर? ये हो आप मतलब आप बच्चे, आप मेरे दोस्त जो है कंपनी सेक्रेटरी साहब। आपने मान लेते हैं एक शेयर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? मान लेते हैं आपने खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है, और उस पे आपको डिविडेंड मिल गया। कितना डिविडेंड मिल गया? मान लेते हैं 150 रुपए का डिविडेंड भी कमा लिया आपने। फिर बाद में आपने इसको बेच दिया, कितने का बेच दिया? मान लेते हैं आपने इसको बेच दिया 1150 रुपए का बेच दिया,
ठीक है। अब मुझे बताइए जरा, आपकी दो इनकम कौन कौन सी हुई? सर दो ही इनकम होंगी। एक तो आपको जो डिविडेंड मिला, मुझे बताओ कितने का डिविडेंड मिला सर? 150 का। दूसरा सर जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि आपके शेयर की वैल्यू में बढ़ावत, इंक्रीमेंट। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? सर देखो 1150 का बेचा, लिया कितने का था? 1000 का। तो कितने का फायदा हो गया सर? 150 रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 150 रुपए का। कुल मिला के फायदा कितना हुआ सर? कुल मिला के पैसा मिला 300। ये आपकी टोटल इनकम हो गई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जरा समझो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने पैसा लगाया 1000 रुपए, उस पे कमाए आपने टोटल 300 रुपए। समझो मेरी बात। मैं कह रहा हूं आपने पैसा लगाया 1000 रुपए, शेयर खरीदा, उस पे आपने टोटल इनकम दोनों को मिला के कमाया कितना? 300 रुपए। दोनों को मिला के कितना कमाया? 300 रुपए। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कितना परसेंट आपने कमाया, कितना परसेंट आपने कमाया, इसको कहेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और बहुत सारे मेरे सीएस दोस्तों ने बता भी दिया होगा कि सर ये 30% आ रहा है ना? बता दिया ना आपने? इसी बात पे लाइक कर देना। होल्डिंग पीरियड रिटर्न भाई सिंपल है, कितना आपने कमाया और कितने पे? जितना आपने पैसा लगाया इंटू 100। कितना आ गया ये? 30%। हो गया क्या? ये मुश्किल था, एग्जाम में आ चुका है, और इस बार मुझे पक्का लग रहा है 99% चांस है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सर कुछ एग्जाम का क्वेश्चन बताओ, फिर पता चलेगा। कोई नहीं, बताते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है मिस्टर ए ने इन्वेस्ट करे हैं कितने? 10,000 रुपए लगाए हैं, यानी ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई एक्स वाई जेड में, और कह रहा है 10 साल पहले लगाए थे। एंड दैट योर शेयर इंक्लूडिंग री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, कह रहा है कि आर करेंटली 23,800। मतलब कह रहा है कि हमने 10,000 रुपए लगाए थे, और उसमें जो भी डिविडेंड था, जो भी डिविडेंड मिलना था, वो भी री इन्वेस्ट हो गया। यानी आप कह सकते हो कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं बांटा, कंपनी ने रिटेन कर लिया। ये कह रहा है इंक्लूडिंग री इन्वेस्टेड डिविडेंड, मतलब कंपनी ने उसमें कोई डिविडेंड नहीं बांटा 10 सालों में, उसने रिटेन कर लिया। और आज उसकी वैल्यू कितनी है शेयर की? 23,800। यानी 10,000 का सामान कितने पे हो गया? 23,800 का, इंक्लूडिंग डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटे हैं। और आपने डिविडेंड का चैप्टर अच्छे से करा हुआ है, और हमने बहुत सारी थ्योरीज में हमने पढ़ा था कि भाई कहीं कहीं पे वो कहेगा कि डिविडेंड की जो पॉलिसी है, मेनली तो एमएम की थ्योरी थी, वो कहता है कि डिविडेंड बांटो मत बांटो, आपके शेयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो थ्योरीज थी वो कहती थी कि डिविडेंड बांटने और नहीं बांटने से आपके शेयर पे वैल्यू फर्क पड़ेगा। डिविडेंड नहीं बांटते तो जनरली शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब वो कहना चाह रहा है जो शेयर हमने 10,000 का खरीदा था, डिविडेंड नहीं बांटा, तो डिविडेंड भी इसमें इंक्लूड है, तो 23,800 का वो हो गया है। तो मैंने कितना कमाया सर? 23,800 का हो गया, और पहले सामान कितने का था? 10,000 का। तो यानी कितनी इनकम हुई सर? 13,800 रुपए की इनकम हुई। कितनी इनकम हुई? 13,800 की, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000। यानी इस 10,000 पे कितना प्रतिशत कमाया? तो ये आ गया 138, 138%। लो क्वेश्चन खत्म। भाई 23,800 हो गई वैल्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो कितना कमाया? 13,800। तो 10,000 पे 13,800 कितना हो गया? 138%। यानी 100% से ज्यादा हो गया। वैसे भी 10,000 से ऊपर जा रहा है ना, मतलब 10,000 लगाए थे और 13,800 हो गए, तो मतलब 138% हमने कमा लिया। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? क्या ये आपको क्वेश्चन लगा कहीं से मुश्किल है? इजी है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, पता नहीं कहां से यूनिवर्सिटी से चेपा है आपके इंस्टीट्यूट ने, डॉलर्स में दे रखा है, तो मैंने भी वहीं से उठा लिया। कह रहा है कि विच इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड बेटर, कौन सी इन्वेस्टमेंट आप लेना चाहोगे? एक है म्यूचुअल फंड एक्स विच हेल्ड फॉर 3 years, कह रहे 3 साल आपके पास है, एंड एप्रिशिएटेड फ्रॉम, कह रहा है कि $100 से हो गई $150, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ 50 रुपए का, डॉलर्स का। प्रोवाइडिंग 5% इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 5% आपको इस पर डिविडेंड भी मिला, डिस्ट्रीब्यूशन भी मिले। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है एक है म्यूचुअल फंड बी, जो कि 200 रुपए से कितना हो गया? 320 रुपए हो गया, और जहां पे आपको कितना मिला? जनरेटेड $10 डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिविडेंड मिला आपको $10 का। तो मुझे निकालना है क्या है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। सिंपल है, जिसका मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसको हम कह रहे हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न।
जहां मेरा आरओआई ज्यादा होगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न ज्यादा होगा, वो शेयर या डिबेंचर या फिर म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो हम दोनों की बात करेंगे सर। एक है म्यूचुअल फंड एक्स और एक है सर म्यूचुअल फंड वाई। मुझे बताओ म्यूचुअल फंड एक्स की मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यहां पे कितने रुपए की? 100 रुपए की। और यहां पे कितने की है? यहां पे है सर 200 रुपए की, है ना? अच्छा, यहां पे मुझे डिविडेंड्स कितने मिले? सर डिविडेंड्स यहां मिले थे 5 रुपए और यहां मिले थे 10 रुपए, है ना? अच्छा, चल तो मैं कैपिटल एप्रिसिएशन भी निकाल लू साथ साथ। मुझे बताओ एक्स में कितने का हो गया था सर? 150 का हो गया था। 100 रुपए का हमने पैसे लगाए थे, कितना एप्रिसिएशन हो गया? 50 रुपए। यहाँ पे कितना हुआ सर? यहाँ हमने 320 लगाए थे और कितने हो गए? 200। कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया सर 120 का। क्या ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है? नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो, इजी है। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट? चलो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते हैं। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मुझे बताइए जरा एक्स में मुझे कितना कितना मिला सर? 5 रुपए तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिविडेंड्स मिले, 50 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, पैसा कितना लगाया था? 100 रुपए इंटू 100, कितना परसेंट हो गया सर? 55% हो गया। 55% मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी या होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ गया। अब ऐसे ही किसका निकाल लो? वाई का निकाल लो। आओ मुझे बताओ वाई में होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना कमाया? सर देखो हमने कमाए यहाँ पे 10 रुपए तो डिविडेंड हुए, 120 रुपए कैपिटल एप्रिसिएशन, शुरू में 200 रुपए लगाए थे, तो ये हो गया सर 130। तो 130 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 65%। तो मुझे बताइए कौन सा बेटर है? सर जहां मेरा रिटर्न की परसेंटेज बेटर है वो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। ये बेटर रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्या आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई दिक्कत आई? इजी है? क्या मैं आगे चल सकता हूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम का आपका। हालांकि मुझे आपके इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी इसलिए है क्योंकि मॉड्यूल में वो देता नहीं है और उठा के सीधा एग्जाम में चिपका देता है, पता नहीं कहां से कॉपी कर लेता है। चलिए कोई नहीं, जो भी है। आइए, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है और मुझे लगता है इस बार पक्का आएगा क्योंकि एक पैटर्न सा बना हुआ है कि दिसंबर 2024 में आया था, समझो दिसंबर 2024 में आया था, तो मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर 2025 में भी आ सकता है। 99% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। सबसे पहले कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कब करी? 1 अप्रैल 2022 को। ये क्या हो गया सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट कब करी, भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, डिविडेंड कितना मिला, मतलब मेरी इनकम हो गई 2500 रुपए की, इन्वेस्टमेंट बेच दी कितने की? 75,000 की। मैं कैपिटल एप्रिसिएशन निकाल सकता हूं सर। कैपिटल एप्रिसिएशन यानी इंक्रीमेंट कितनी हो गई? 25,000 की। ठीक है, फिर आपको दे रखा है टैक्स रेट ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे टैक्स अलग है, कितना? 30%। फिर कह रहा है टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन, यानी जो आपने एक्स्ट्रा कमाया, कैपिटल गेन कमाया, उस पे गवर्नमेंट आपसे कितने पैसे ले लेगी? कैपिटल गेन के 20%। अब जरा समझो, क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन में साथ में क्या आ गया है? क्वेश्चन में साथ में आपके टैक्स आ गया है। तो अब जो मुझे काम करना है, समझो अब जो मुझे काम करना है वो नेट ऑफ टैक्स करना है, यानी इनकम में जो भी निकालूंगा वो टैक्स माइनस करके निकालूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली भी टैक्स माइनस करके ही हाथ में पैसा आता है। तो टैक्स हमारा खर्चा होता है जो ना चाहते हुए भी सरकार हमसे ले लेती है, और पहले ले लेती है, पूछती भी नहीं है, पहले ले लेती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, देखो आपके बुक में जो है क्वेश्चन सिंपल सिंपल दे रखे हैं, टैक्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, और क्वेश्चन में एग्जाम में उठा के टैक्स का दे देता है। अभी हमारे साथ मतलब एज ए टीचर हमारे साथ ही बड़ी दिक्कत होती है कि जो बुक में था हमने करा दिया, क्वेश्चन ये वाला आ जाता है। अब मैं स्टूडेंट को कहूं कि यार तुम तो दिमाग लगाते थोड़ा कि टैक्स है तो टैक्स माइनस कर लेते और क्या होता।
वो कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, और उनकी बात सही भी है क्योंकि जब उनको कराया ही नहीं गया तो उनको कैसे पता चलेगा। तो चलो जैसे भी अब दे दिया तो क्या हुआ, आई हमें निकालना है सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। चलिए आइए होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कैसे निकलता है सर, सिंपल है, यहाँ पे आपकी एक तो यहाँ पे आएगी टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब डिविडेंड्स प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन और डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में टैक्स गिवन है तो मुझे नेट ऑफ टैक्स निकालना है। आइए लिखिए नोट। क्या ये नोट एग्जाम में लिखना है आपको? नहीं, ये आपके लिए है खाली। इन क्वेश्चन लिखिए, इन क्वेश्चन कॉमा टैक्स रेट आर गिवन फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन incomes, full stop, therefore comma we should calculate income net of tax, net of tax मतलब आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं इनकम निकाल लेता हूं। एक काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं मेरी इनकम्स। सबसे पहले बात करते हैं सर डिविडेंड की। आप मुझे बता सकते हो डिविडेंड कितना कमाया? सर डिविडेंड बताया 2500, उस पे क्या माइनस कर दूंगा सर? टैक्स माइनस कर दूंगा। और आप मुझे बता सकते हो टैक्स कितना है? सर टैक्स है 30% का। तो 2500 पे 30% कितना होता है सर? ये होता है आपका 750। माइनस करके निकाल लो सर, 1750 आपकी इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इसको लिख दो ए टोटल। अब बात करते हैं किसकी सर? अब बात करते हैं हमारे इसकी क्या था, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर? सिंपल है, पहले कितना था और अब कितना हो गया। कैपिटल एप्रिसिएशन को आप कह सकते हो कैपिटल गेन। मुझे बताइए जरा, बेचा कितने का? 75,000 का। खरीदा कितने का? 50,000 का। कितना हो गया सर? 25,000। कितना हो गया? 25,000। माइनस कर देंगे टैक्स रेट। क्या आप मुझे टैक्स बता सकते हो? टैक्स कितना है इसमें? 20% का टैक्स रेट था, यानी कि कितना हो गया सर? 25,000 इंटू 20% होता है सर 5,000। तो 5,000 यहां से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 20,000। ये हो जाएगा सर मेरा टोटल बी। क्या मैं टोटल इनकम निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, टोटल इनकम हो जाएगी आपकी ए प्लस बी। तो 20,000 प्लस 17,500 कितने हो गए? 21,750। क्लियर है? चलिए अब निकाल लो होल्डिंग पीरियड रिटर्न। सर 21,750 कमाए, लगाए कितने थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर? 50,000 इंटू 100। तो 21,750 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 कितना होता है? 43.5। लो 5 नंबर जेब में, 5 नंबर जेब में। क्वेश्चन खत्म। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? क्या इसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं? बहुत हद तक चांसेस है, बहुत हद तक। हो गया, चलो आगे। अगला कॉन्सेप्ट जो कि आपका फाइनेंस के साथ तो इतना नहीं है, मतलब ये आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर में है। कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब कह सकते हो कि चैप्टर फाइनेंस का है, उन्होंने डाल दिया पता नहीं क्यों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो वहां पे एक क्वेश्चन था ड्यू पॉइंट एनालिसिस का, जो आपको मैंने बताया भी था और मैंने आपसे वादा भी करा था कि वो मैं आपको कराऊंगा और जरूर कराऊंगा। तो अब मैं आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस करा रहा हूं, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लिखिए ड्यू पॉइंट, वैसे कुछ नहीं है इसमें, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है।
एक फॉर्मूला याद करना है, लिखिए दिस इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड why company why companies return on equity। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है सर? आर ओ ई, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना कमाया, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, इज हाई और लो। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आपने ज्यादा कमाया तो क्यों और कम कमाया तो क्यों। ठीक है, लिखिए सबसे पहले तो आरओई की बात करते हैं। सर रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी वालों के लिए क्या कमाया, क्योंकि सिंपल है कितना पैसा लगा के कितना कमाया। तो मुझे बताइए जरा, इक्विटी वालों को कितना पैसा लगा होता है? सर इक्विटी वालों का लगा होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है सर? इसमें आता है मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, और आता है सर रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स आते हैं, याद रखना सारे, CRR DRR सब रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये आता है मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अच्छा, इक्विटी वालों के लिए कमाते क्या है हम? इक्विटी वालों के लिए कमाते हैं हम सर, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को पहले दिया जाता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, कि इक्विटी वालों के लिए कितना बचा हुआ है, इक्विटी वालों के लिए कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, और कितना पैसा मैंने उससे लिया। तो ये आरओई होता है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसी को ड्यू पॉन्ट ने अलग तरीके से समझाया। लिखिए जरा, ये अगर लिख लिया हो तो मुझे बताओ, आगे लिखे हम। हाँ सर लिखो, दिस ब्रेक्स आर ओ ई इंटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में आरओई को बांटता है। पहला लिखिए नेट प्रॉफिट्स या नेट प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको आप नेट प्रॉफिट रेशियो भी कहते हो। और मजे की बात है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी आपको आती है, आप बहुत इजीली निकाल लेते हो। फिर टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, ठीक है, ये भी आपको पता है। तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर, ये इक्विटी जो मल्टीप्लायर है ये आपको नहीं पता, इसका इसने नाम दिया हुआ है फाइनेंशियल लीवरेज। ये वो वाला फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, याद रखना, जो आपने करा था ये वो वाला फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग है। जो आपने वहां पे फाइनेंशियल लीवरेज करा था वो क्या था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो यहाँ पे ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी नहीं होगा, तो सर यहाँ क्या होगा? अभी लिखवाता हूं, लिखिए ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है हमारा? ड्यू पॉइंट एनालिसिस ये कहता है कि सबसे पहले लो नेट प्रॉफिट रेशियो या मार्जिन। ये कैसे निकलता है सर? ये निकलता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये तो इजी आपको पता है। फिर दूसरे वैल्यू क्या ली उसने? एसेट टर्नओवर। क्या आपको एसेट टर्नओवर रेशियो पता है? हाँ सर, एसेट टर्नओवर रेशियो भी हमें पता है, आपने कराई थी। हाँ मुझे बताओ क्या कराई थी मैंने? एसेट टर्न ओवर रेशियो। सर ये आपने कराया था कि देखो एसेट और टर्नओवर, यानी एसेट और सेल तो आएगी, हमें पता है सर जिसकी वजह से हो रहा होता है, तो एसेट की वजह से क्या होती है? सेल होती है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कोई 100 नहीं आएगा, एसेट की वजह से सेल होती है। अच्छा, तीसरा है इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसको वो कहेगा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज
इसका उसने फॉर्मूला दिया है, सिंपल है, एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। यहां पे इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और यहां पे नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी। ठीक है, तो ये तीन चीजों की बात करी, नेट प्रॉफिट रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो और फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला उसने क्या लिखा? एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने कहा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ROE आ जाएगा। आओ तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर। सेल डिवाइडेड बाय एसेट, याद रखना ये टोटल होते हैं, टोटल 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 टोटल। ठीक है, अच्छा, सेल डिवाइड बाय एसेट नहीं, पहले तो एनपी आएगा ना, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालो जरा, नेट प्रॉफिट रेशियो। आइए, तो सबसे पहले आया सर एनपी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई। दूसरा क्या है सर? दूसरा है एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब सेल डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और तीसरा क्या है सर? तीसरा है फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये बात समझ आई आपको? मैंने तीनों लिए, नेट प्रॉफिट लिया, एसेट टर्नओवर रेशियो लिया और फाइनेंशियल लीवरेज लिया। इन तीनों को आपस में क्या कर दिया सर? मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या इससे? आओ चेक करें जरा। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अरे भैया पेन आ जा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पे ये टोटल सेल से ये टोटल सेल कट गई है, ये टोटल एसेट से ये टोटल एसेट कट गया, तो बचा क्या मेरे पास? सर मेरे पास बचा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, नेट प्रॉफिट क्या है मेरा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। और ये टोटल इक्विटी क्या है सर? इक्विटी शेयर होल्डर फंड और इनटू 100। क्या ये आपका ROE का फॉर्मूला बना या नहीं बना? हाँ सर, यही तो फॉर्मूला था रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो अभी आपने कराया। यानी कि उसने ये कहा, ड्यू पॉन्ट ने ये एनालिसिस करा कि मैं तीन चीजों को लेके, तीन वैल्यूज को लेके अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ROE निकल आता है। एक नेट प्रॉफिट रेशियो, दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो और तीसरा फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। क्लियर है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा सर? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट ने क्या कहा? ड्यू पॉइंट ने कहा कि सर रिटर्न ऑन इक्विटी निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्न ओवर रेशियो और मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज वो वाला नहीं हमारा, फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। क्लियर है? क्या अब आपको समझ आया या नहीं आया? इजी है। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में और हमें कैसे करना है और कैसे उसका जवाब देना है, बहुत ही सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज द ड्यू पॉइंट एनालिसिस टेल्स। वो कह रहा है कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या बता रहा है आपको। क्वेश्चन में गिवन है टोटल सेल, नेट प्रॉफिट, नेट एसेट, टोटल इक्विटी। मुझे चाहिए सर ड्यू पॉइंट के फॉर्मूले से ROE, ROE। तो मुझे ROE निकालना है और बताना है दोनों कंपनी में से किसका ROE ज्यादा है। ठीक है, आर सर हम लिखेंगे ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, आइए, तो सर ड्यू पॉइंट एनालिसिस, और यही क्वेश्चन मैंने आपको, ये तो नहीं, इससे इजी क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था। आइए, ड्यू पॉइंट एनालिसिस सर क्या कहता है? ये कहता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर रेशियो
मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। इन तीनों को सर मल्टीप्लाई कर दो तो ROE आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे दोनों के लिए निकालना है, तो मैं पहले बात करूंगा कंपनी नंबर कौन सी है, ए। आइए कंपनी ए की बात करते हैं। जो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला लिखा था वो भी गायब कर दिया इसमें, कोई नहीं, आपने तो लिख लिया ना, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले करेंगे सर ए लिमिटेड के लिए। सबसे पहले आएगा सर रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर। सर एसेट टर्नओवर में एसेट ऊपर आता है, सॉरी एसेट टर्नओवर में एसेट नीचे आता है और सेल्स ऊपर आता है, क्योंकि एसेट की वजह से सेल्स होती है। और फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे सर अलग था, तो इनको ही उठा लेता हूं। सर इस एसेट को काटने के लिए ऊपर एक एसेट चाहिए होगा, और इस सेल को काटने के लिए नीचे, यहाँ पे नीचे चाहिए होगा इक्विटी। सेल को काटने के लिए नहीं, इस नेट प्रॉफिट के नीचे इक्विटी लाने के लिए यहाँ पे इक्विटी होगा, मतलब ये फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। आओ जरा मुझे बताइए, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है सर, नेट प्रॉफिट गिवन है 5733। आइए लिखिए जरा 5733। क्या क्वेश्चन में सेल गिवन है, हाँ क्वेश्चन में सेल गिवन है सर 8054। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से उठाया मैंने, और मॉड्यूल में उन्होंने आंसर ही गलत लिखा हुआ है। अब भाई क्या करे बताऊं, एक चिट्ठी लिख देना, एक मेल लिख देना इंस्टीट्यूट को कि भैया कॉपी करने से पहले कम से कम चेक कर लो कि भाई कॉपी कर कहां से रहे हो। अच्छा एक और क्वेश्चन मैंने देखा, इक्विटी कितना है 1358। एक और क्वेश्चन मैंने देखा, मुझे पता नहीं है, कॉस्टिंग में था, ऑपरेशन रिसर्च में शायद। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी है शायद साउथ की कोई यूनिवर्सिटी से है, वहां से वो क्वेश्चन उन्होंने कॉपी मारा अपने मॉड्यूल में, आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में। तो उन्होंने जब कॉपी मारा तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कॉपी करते टाइम जो उस इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है कम से कम उसको तो हटा दूं मैं। तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख दिया, साथ साथ उसका चैप्टर भी लिखा हुआ आ रहा है कि कौन से चैप्टर का, कौन से इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करें, चलिए आइए जरा, तो यहां से कट कर देते हैं, क्या क्या कट होता है सर। ये सेल से सेल कट गया, एसेट से एसेट कट गया, और इंटू 100 यहाँ पे था, तो ये बचा 5733 डिवाइडेड बाय 1358 इंटू 100। मुझे बता दो कितना परसेंट आ रहा है, 5733 डिवाइडेड बाय 1358 इंटू 100, ये आ गया सर 422.16%। ठीक है, आपका हो सकता है 30 आंसर आ रहा हो, क्योंकि मैंने ऐसे कर दिया, कोई नहीं। ये बताओ समझ आया ये नहीं आया, पर इसको ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना है, अलग अलग निकालना है सबको। तो सबसे पहले 5733 डिवाइडेड बाय 8054, ये आ जाएगा आपका 71.18 आपको अलग अलग करना है। अच्छा अब एसेट टर्नओवर रेशियो बताओ, 8054 मल्टीप्लाई बाय 6424, ये हो गया सर, गलत कर दिया, 8054 डिवाइडेड बाय 6424, ये हो गया सर आपका 1.254 कर दो इसको, है मल्टीप्लाई। अब फाइनेंशियल लीवरेज मतलब एसेट अपॉन इक्विटी, 6424 डिवाइडेड बाय 1358, ये हो गया सर आपका 4.73, 4.730। अब इनको मल्टीप्लाई करो तीनों को, तो 1.254 मल्टीप्लाई बाय 4.73 मल्टीप्लाई बाय 71.18। ठीक है, अब परसेंटेज मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज पहले ही है, तो आप परसेंटेज मत लगा देना इसमें, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। 422.20 आ रहा मेरे, ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, बस पॉइंट का फर्क है इसलिए आ रहा है। इतना बताओ, कहीं कोई डाउट? क्लियर है, चलो आगे। चल, तो ये बी लिमिटेड का निकालो, अब मुझे जरा बी लिमिटेड का बताओ। सर बी लिमिटेड का ROE एज पर ड्यू पॉइंट, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है 6258 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है 100,545 इंटू 100, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर रेशियो
सर एसेट मेरे अभी आए, सेल आई मेरी 10045 और एसेट कितने हैं 9852 मल्टीप्लाई। सर ऊपर एसेट आएंगे 9852 डिवाइड बाय इक्विटी कितनी है क्वेश्चन में 1672। अब इनको अलग अलग निकालो तीनों को, ये हो गया सर 62.30 मल्टीप्लाई 1.020 मल्टीप्लाई 5.897। आओ मल्टीप्लाई करें 62.3 मल्टीप्लाई बाय 1.020 मल्टीप्लाई बाय 5.897, यह आ गया सर आपका टोटल 374.73 374.73%। हो गया क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे कमेंट पूछेगा, वो क्या कमेंट पूछेगा? वो पूछेगा दोनों का आरओआई अलग अलग है, आपने निकाल दिया। अब वो कह रहा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस से बताइए, ड्यू पॉइंट एनालिसिस से बताइए दोनों के आरओआई में क्यों डिफरेंस आया। तो भैया सीधी बात है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वैल्यू आई। तो अगर ये तीनों की वैल्यू ज्यादा होगी, इन तीनों की वैल्यू ज्यादा होगी तो इनको मल्टीप्लाई करके भी ज्यादा आएगा। मतलब क्या है, देखो सर, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी थी नेट प्रॉफिट की 71% लगभग, यहां 72। तो हम बताएंगे कि भाई पहली चीज तो ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, दूसरा यहां पे इसका नेट प्रॉफिट रेशियो है 1.72 और दूसरे वाले का कितना है, कहां गायब हो गया यार, हाँ दूसरे वाले का कितना है 1.0। यानी कि हम ये बताएंगे कि सर इसकी एसेट टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है, इसकी एसेट टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है। तीसरा है फाइनेंशियल लीवरेज, यहां पे है 5.8 और यहां पे ये। तो मैं कहूंगा इसको छोड़ के इन दोनों की ये दोनों वैल्यू ज्यादा है, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, उसके साथ साथ एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है। इस वजह से इसका आरओई ज्यादा आ रहा है, हम ये बता देंगे। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, मुझे तीनों की सेपरेट वैल्यू निकालनी है ताकि मैं ये बता सकूं ना कि भाई तीनों में से ज्यादा कौन सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 2024 में आया था 5 नंबर का। आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर टू सिमिलर कंपनी। दो कंपनी दे रखी है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दिया था, सिर्फ अंशुमन था जिसने ठीक करा। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट की रेशियो दे रखी है, एसेट टर्नओवर दे रखा, फाइनेंशियल लीवरेज, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? तो सर मेरा आ जाएगा आरओई। तो पहले पूछ रहा है कि भाई कैलकुलेट आरओई ए और बी का, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आरओई आ जाएगा, कितना इजी है। आइए ड्यू पॉइंट एनालिसिस, तो सर एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस आरओई निकलता है, कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट टर्न ओवर रेशियो मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, आइए कंपनी ए लिमिटेड की बात करते हैं। सर ए लिमिटेड में बताइए नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्वेश्चन में गिवन था। सर आर ओ ई निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में था 23% मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर रेशियो 1.25 मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज 1.5। आओ मल्टीप्लाई करके बता दो 23। अब परसेंटेज का बटन मत दबाना क्योंकि 23 पे पहले ही परसेंटेज लगा हुआ है। मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आएगा आपका 43.125%। ठीक है, अच्छा बी लिमिटेड की बात करते हैं, दोनों के लिए निकालना है ना। तो बी लिमिटेड में बताइए आर ओ ई, सबसे पहले इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है सर 20% मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.4, तो ये कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4, टोटल आ गया सर आपका 42%। तो हमने दोनों का आरओई निकाल लिया, कितना इजी था।
अभी पॉइंट 1 हुआ है, पॉइंट 2 में कह रहा है कि कौन सी कंपनी का ROE ज्यादा है। यार सीधा सीधा दिख रहा है ए का ज्यादा है। कंपनी ए हैज हायर ROE। लो, ये भी मतलब कितनी अजीब बात है भाई, तुम्हें निकाल के दे दिया फिर पूछ रहे हो कौन सा ज्यादा है भाई। ए का ज्यादा है। हाँ, अब ये पूछ सकते हो क्यों ज्यादा है। अच्छा लिखो, पूछा है इसने, तीसरे में पूछा है कि क्यों ज्यादा है। सर देखो, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ए में नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, और नहीं ये तो कम है, और ये ज्यादा है। यानी कि हम कहेंगे कि सर ए का ROE इसलिए ज्यादा है क्योंकि ए के अंदर नेट प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है, एज वेल एज उसका फाइनेंशियल लीवरेज भी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद बी, इन कंपैरिजन विद बी। तो बस यही बात हमें अंग्रेजी में लिखनी है। आइए लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड फाइनेंशियल लीवरेज is higher than B लिमिटेड। ठीक है, इतना काफी है कि भैया ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन और फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है। अब इसमें लिखूं कि हाँ इस वजह से ज्यादा आ रहा है, भैया आ रहा है, बस इतना काफी है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी था। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आइए, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसका आ सकता है। ये भी आपका फाइनेंस वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है जो आपके इंस्टीट्यूट ने उसमें डाल दिया है, आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, जबकि ये थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब ये मेरे से पूछा था किसी ने, आई थिंक निक्की ने पूछा था मेरे से ये एक बार, उस पे व्हाट्सएप पे पूछा था, तब मैंने उस टाइम भी प्रॉमिस करा था कि मैं ये आपको कराऊंगा लास्ट में। तो आज आपकी लास्ट क्लास ही है, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कर लेते हैं। इसको प्यार से लिखेंगे हम EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब EVA। लिखिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। लिखिए, EVA मींस, या EVA मींस नहीं, EVA मेजर लिखो। EVA मेजर, EVA measures रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। यानी यहां पे मैं एक इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालता हूं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से। जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं वो अलग है, पर यहां पे भी एक नई तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं ऑफ अ बिजनेस। लिखिए, इट शोज, इट शोज हाउ मच वैल्यू द कंपनी हैज क्रिएटेड आफ्टर पेइंग, आफ्टर पेइंग द फुल कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल यूज्ड। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल मतलब है, समझिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आप जो प्रॉफिट कमाओगे, आप जो प्रॉफिट कमाओगे, कौन सा प्रॉफिट कमाओगे सर? EBIT कमाओगे। क्या कमाओगे? EBIT। ठीक है, इसमें से वैसे हम क्या माइनस करते हैं सर? इसमें से वैसे हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, पर मुझे इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, मुझे यहां से माइनस करना है टैक्स, मुझे माइनस करना है टैक्स। अच्छा, EBIT को मैं कहता हूं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझो, मैं EBIT कमाता हूं, EBIT में से किसको पैसे देता हूं? इंटरेस्ट वालों को, फिर प्रेफरेंस वालों को, जो बचता है इक्विटी वालों को। अब मैं यहां पे वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपसे, सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपसे कि भाई मैंने EBIT कमाया, EBIT में से अब भी मुझे सिर्फ टैक्स माइनस करना है।
कम ऑन, क्या माइनस करना है ईबीआईटी में से? सिर्फ टैक्स। तो ईबीआईटी में से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा डायरेक्टली। तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया नेट। कौन सा प्रॉफिट था ये? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अभी भी कौन सा रहेगा ये सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रहेगा, लेकिन अब ये हो जाएगा आफ्टर टैक्स। अब ये हो जाएगा आफ्टर टैक्स। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये सर पहले भी आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, आज भी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बस इसका नाम बदल जाएगा। ये पहले था बिफोर टैक्स, अब ये हो जाएगा आफ्टर टैक्स। इसको हम प्यार से नो पैट कहेंगे। क्या कहेंगे? नो पैट। समझो मेरी बात, दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले मैं ईबीआईटी निकालूंगा, उस ईबीआईटी में से क्या माइनस कर दूंगा? टैक्स माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आपको माइनस करना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। निकाल लिया आपने, यानी कि नो पैट। अरे माइनस हो जाए, गायब हो जाएगा। बच गया। चलो, इसमें से आपको माइनस करना है, लिखिए लेस। क्या माइनस करना है? कॉस्ट माइनस करनी है। लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे? आप तो वहां परसेंटेज निकालते थे, जिसको आप क्या कहते थे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं कहूंगा कि मेरी जो भी टोटल कैपिटल होगी उस पे क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि के ओ। भाई जितनी भी मेरी कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल है उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में निकाल चुका हूं, जिसको आप क्या कहते थे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भाई टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो कि इतना परसेंट कॉस्ट है। तो प्रॉफिट में से जब आप कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। लो, ये होता है आपका ईवीए, और कुछ भी नहीं है। क्या ये मुश्किल है? भाई सीधी बात है। भैया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया यानी ईबीआईटी लिया, उसमें से क्या माइनस करा? टैक्स। तो क्या आ गया? नो पैट। नो पैट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नो पैट आफ्टर टैक्स नहीं, सॉरी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? इसमें से मैं अपनी कॉस्ट माइनस कर दूंगा। कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या ये मुश्किल था? आइए, इसको अगर लिख लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितने की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है? रुपीज है ये। 150 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये मेरी टोटल कैपिटल हो गई। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, लो ये रुपीज है। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम मतलब नो पैट भी आपको उसने दे रखा है, यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले दे दिया 20 करोड़ का। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के ओ कितना है? 12%। हमें निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आइए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालते हैं। कैसे निकलता है सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकलता है आपका, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो पैट माइनस जो भी मेरी कैपिटल है उस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के ओ। ठीक है। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में नो पैड गिवन है? हाँ सर, नो पैड गिवन है। रुपीज लिख देता हूं, करोड़ में दे रखा है। 150। नो पैड कितना गिवन है? नहीं, नो पैड तो सर 20 करोड़ है। नो पैड कितना था? 20 करोड़। नो पैड तो सर 20 करोड़ था। नो पैड कितना है सर? 20 करोड़। अरे ठीक हो जा, सब हट गया। हाँ ठीक है। नो पैड कितना है सर? 20 करोड़। चल, यह है सर 20 करोड़ माइनस, मैं करोड़ यहां लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा। मेरी कैपिटल कितनी है? 150 करोड़ की। अच्छा, इस कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? इस कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का। कितना है? 12% का। आओ, तो 150 पे मेरी कैपिटल हो गई वन कितना? 12%। अच्छा, ये माइनस में भी आ सकता है, याद रखना, ये आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो इसका मतलब
सर मैंने जो कमाया 20 करोड़, लेकिन इस पे मेरा खर्चा हुआ 150 की कैपिटल पे, 12% एक्सपेक्टेशन है लोगों की, यानी 18 करोड़। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया? 2 करोड़। ये मेरा क्या है सर? ये है मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बस ये क्वेश्चन है। और बताओ कोई दिक्कत है तो? समझ आया? एक क्वेश्चन और करेंगे, हालांकि आपका एग्जाम में आया नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है? तो अब क्योंकि मुझे बुक में कोई क्वेश्चन मिला नहीं, सारे क्वेश्चन इजी थे, तो थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। कह रहे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है 2023-24 की, सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 3200 के, डेप्रिसिएशन है 1000 के, और मतलब इस 3200 में इस 1000 रुपए जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट दे रखा है 600 करोड़ का, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखी है आपको, ऑपरेटिंग इनकम, आपको ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 300 करोड़ की, ठीक है? और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है आपको कितने का? 30 का कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है आपको 30% का। नेट ऑपरेटिंग, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। टैक्स दे रखा है 30%, कैपिटल लगा रखी है 18,500 की, डब्ल्यूएसीसी यानी कि केओ है मेरा 12%, हमें निकालना है ईबीआईटी, नो पैट, कैलकुलेट द कैपिटल चार्ज, ईवीए निकालना है, और कमेंट करना है उस पर कि कंपनी वैल्यू बढ़ा रही है, क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो सबसे पहले ईबीआईटी निकालते हैं, और ईबीआईटी तो सर हम बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, वो तो हमें पूरा याद हो गया है। क्वेश्चन नंबर है सर 8। अगर आपके एग्जाम में आए तो इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना गारंटी है। आइए, तो लिखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सर ईबीआईटी निकालने के लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। अच्छा, रुपीज सीआर में दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं सीआर नहीं लिखूंगा। सबसे पहले सेल्स, मुझे बताइए सेल्स कितनी है सर? सेल्स है 24,800। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करते थे सर? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा, उसने सीधा आपको ऑपरेटिंग खर्चे दे दिए। समझो, क्वेश्चन में उसने सीधा आपको ऑपरेटिंग खर्चे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। देखो, उसने सीधा आपको क्या दे दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 24,800 का सामान बेचा, जो था कितने का? 14,800 का। तो इसमें से माइनस कर दो COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद 14,600 क्या आता है? जब आप सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते हो तो क्या आता है? जीपी, बिल्कुल सही, ग्रॉस प्रॉफिट। 24,800 माइनस 14,600 कितने का आ गया सर? 10,200 का। 10,200 का आपको जीपी मिल गया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है? कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? अच्छा, यहां लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद। तो डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद कितना है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 3,200। सर क्या यहां से डेप्रिसिएशन माइनस होगा या नहीं होगा? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सर? डेप्रिसिएशन माइनस होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि क्या वो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है या नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर मैं मान के चल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन क्या है? ऑपरेटिंग है, यानी मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है? ऑपरेटिंग। अगर क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली लिख देता कि नॉन ऑपरेटिंग है, तो फिर मैं इसको यहां से माइनस नहीं करता। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं मान के चलूंगा डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मैं इसको यहां से माइनस करूंगा। तो मैंने सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दिए, तो ये आ जाएगा EBIT, जिसको आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको आप कह सकते हो। पर ये है सर बिफोर टैक्स, क्योंकि अब इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो 10,200 में से 4,200 घटा दो, 6,000 बचेंगे। अब इस 6,000 में से क्या माइनस करना है सर? हमें टैक्स माइनस करना है, तभी तो नो पैट आएगा। टैक्स कितना दे रखा है सर? 30%। तो 6,000 का 30% होता है सर 1,800 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ जाएगा सर आपका? ये आ जाएगा 4,200। क्या ये मुश्किल था? क्वेश्चन में आपको क्या नहीं लेना? आपको ये नहीं लेना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं लेनी, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग की बात करनी है, नॉन ऑपरेटिंग की बात नहीं करनी है। इतना बताओ, समझ आया? अब ईवीए निकाल दो। ईवीए निकलता है सर आपका नो पैट माइनस
टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय KO या WACC। नोपैट कितना है? 4200। टोटल कैपिटल कितनी थी सर? 18500 और WACC है सर 12%। देखो जरा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? 18500 मल्टीप्लाई बाय 12% माइनस 4200, ये आ गया सर 1980। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो जो आखिरी पॉइंट इसने पूछा, पहले तो इसने क्या पूछा हमसे, EBIT निकालो। तो पहले पॉइंट में हमने EBIT निकाल दिया, कहां पे, ये रहा पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट पे इसने नोपैट पूछा तो मैंने नोपैट निकाल दिया। तीसरे में कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटल चार्ज। तो कैपिटल चार्ज अगर मैं बात करूं सर, कैपिटल चार्ज का मतलब कि भाई कैपिटल पे कितना कॉस्ट है। कैपिटल चार्ज का मतलब कैपिटल की कॉस्ट। अभी तो निकाली सर, 18500 की मेरी कैपिटल है, 12% उस पे चार्ज यानी कि उस पे कॉस्ट है। तो 18500 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो कैपिटल चार्ज आ गया सर मेरा 2220 करोड़। लो ये हो गया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी निकाल दिया। चौथे पॉइंट में कह रहा है ईवीए निकालो, ये मेरा चौथा पॉइंट हो गया सर, ये वाला मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिर क्या पूछ रहा है वो, कह रहा है कमेंट करो वेदर द कंपनी इज क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। सीधी बात है सर, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी इज क्रिएटिंग वैल्यू, क्रिएटिंग वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है। तो निकी, अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आपने मेरे से ये पूछा था। बाकी जिन्होंने नहीं भी पूछा और जिनको नहीं आता था या जिनको पता भी नहीं था कि ये है कोर्स में, तो मैंने इसको करा दिया, ठीक है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 9, उसके बाद हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 9, हालांकि ये एग्जाम में कभी आया नहीं आपके, लेकिन आ सकता है कभी भी। आइए जरा लिखिए, मार्केट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी। मार्केट वैल्यू एडेड, MVA। इसका सिंपल मतलब है कि भैया आपकी मार्केट वैल्यू और आपकी बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, और कुछ नहीं है, बस लिखिए मार्केट वैल्यू एडेड मेजर्स हाउ मच वेल्थ अ कंपनी हैज क्रिएटेड। कितनी वेल्थ आपने बना ली है, ठीक है। लिखिए इट कंपेयर्स, it compares the market value of the company with book value of company। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ कंपनीज, लिखो कंपनीज कैपिटल, ठीक है। आगे लिखो पॉइंट नंबर 3, मतलब बुलेट नंबर 3, इफ MVA मार्केट वैल्यू एडेड ज्यादा आता है, वैल्यू या वैल्यू नहीं बुक वैल्यू ज्यादा आता है बुक वैल्यू से, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि पॉजिटिव आता है, कि MVA आपका पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कंपनी हैज क्रिएटेड वैल्यू, कंपनी ने वैल्यू क्रिएट करा है। और अब तक तो आप इसका फॉर्मूला भी समझ गए होंगे। MVA का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। लो
अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो कर लेते हैं और ऑफिशियली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मजे की बात बताऊं, जो क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में वो भी उन्होंने कहीं से कॉपी मारा हुआ है, मतलब अजीब ही है, पता नहीं कहां से कॉपी मारा हुआ है उन्होंने, और कॉपी भी इतने बुरे तरीके से मारा यार, मैं क्या बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू एडेड यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कह रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं कितने, 20 लाख नहीं, ये 20 करोड़ हैं। ये कॉमा गलत नहीं लगा हुआ, ये एक्चुअली यूएस स्टैंडर्ड जो है वहां पे कॉमा जो है ऐसे लगता है, एक्चुअली वहां पे थाउजेंड्स में बात होती है, वहां पे लाख जो है वो तो हिंदी वर्ड है, वहां पे लाख में बात नहीं होती, वहां पे थाउजेंड में बात होती है, और थाउजेंड के बाद आती है मिलियन में, थाउजेंड के बाद कहते हैं मिलियन। तो इसको कहा जाएगा 20 मिलियन, इसको कहा जाएगा 20 मिलियन, 20 मिलियन नहीं सॉरी, हाँ 2 मिलियन, 4 5 6, हाँ 20 मिलियन, इसको कहा जाएगा 20 मिलियन, तो इसलिए यहाँ कॉमा है। और मजे की बात, आपके कैलकुलेटर में भी टाइप अगर आप करो, देखो कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके कैलकुलेटर में भी कॉमा देखो वहीं आ रहा है जहां पे इसने लगा रखा है, क्योंकि कैलकुलेटर स्टैंडर्ड भी कहाँ का है, यूएस का है। हाँ सर, ये तो हमारे दिमाग में आता था पहले भी कि ये कॉमा गलत लगाता है कैलकुलेटर, हम जब लिखेंगे 2 करोड़ को तो हम ऐसे कॉमा लगाएंगे कि 2 और उसके बाद 7 जीरो मतलब करोड़ है, लेकिन इसने इसको ऐसे लिखा 20 और कह रहा है कि 6 जीरो, 20 और 6 जीरो, इसका मतलब इसने कहा ये 20 मिलियन है, पर हम मिलियन में बात नहीं करते, हम तो करोड़ में बात करेंगे या लाख में बात करेंगे। तो मैं इसको कह सकता हूं लैक्स में अगर मैं करूं तो ये 200 लाख हो गया, कितना हो गया, 200 लैक्स। फिर कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या है आपके, नंबर ऑफ शेयर इशूड है, कितने इशू करे। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ट्रेजरी स्टॉक, ये क्या लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ट्रेजरी स्टॉक, ये इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में ऐसे कहा ही नहीं जाता, लॉ में भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब बताऊं आपको क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ट्रेजरी स्टॉक, इसका मतलब है शेयर्स बायबैक। तो बायबैक तो आपने प्रॉपर पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे आपने पढ़ा कि ट्रेजरी स्टॉक, ये यूएस में कहा जाता है भाई, अपने इंडिया में तो बायबैक कहते हैं सीधा सीधा। तो कह रहा है कि 20 लाख सॉरी 200 लाख के शेयर इशू करे, और बायबैक कितने कर लिए, बायबैक कर लिए 11 लाख, 200 लाख के इशू करे, 11 के बायबैक कर लिए, मतलब 200 में से 11 तो चले गए। करंट शेयर प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू दे रखी है कितने की, 35 रुपए 50 पैसे डॉलर्स में है। टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, यानी कि ये मेरी बुक वैल्यू दे रखी है 453 लाख 50,000 और 5 लाख सॉरी 5 लाख 3,000 है, ठीक है। 450 लाख नहीं है, ये 4,535 लाख 3,000 रुपए है। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक क्या है सर, ये बायबैक वाले, इन बायबैक वालों की कॉस्ट यानी खरीदने के लिए कितने पैसे लग गए, 390,50,000, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि अज्यूम दैट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ठीक है, ये तो हमेशा ही होगा। और हमें निकालना है क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू एडेड, आइए। तो मार्केट वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा सर, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मुझे निकालना है मार्केट वैल्यू, आओ, मार्केट वैल्यू, आप इसको कह सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि मार्केट में आपकी कितनी कैपिटल फ्लोट हो रही है, कैपिटलाइजेशन। मुझे बताओ हमारे नंबर ऑफ शेयर इशू कितने थे सर, नंबर ऑफ शेयर इशू थे 200 लाख, यानी कि 2 करोड़। इसमें से मैंने बायबैक कितने कर लिए, तो सर जो बायबैक कर लिए वो तो मार्केट में है ही नहीं, जो आपने बायबैक कर लिए वो मार्केट में है ही नहीं, कितने बायबैक कर लिए, 11 लाख। तो कितने शेयर आ गए मेरे मार्केट के, मार्केट शेयर्स, सर 200 माइनस 11 करेंगे 189 आएगा, 189 लाख। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, सीधी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मार्केट प्राइस पर शेयर, और एमपीएस आपको गिवन है 35 रुपए 50 पैसे, सिंपल है। तो 189 मल्टीप्लाई बाय 35.5, ये आ गया आपका 6709 पॉइंट मतलब कॉमा लग जाएगा 50,000, यानी 6,709 लाख 50,000 डॉलर्स, ये डॉलर्स में बात हो रही है, डॉलर्स में।
ठीक है, यह आ गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मुझे क्या निकालना है, बुक वैल्यू। आओ बुक वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट नंबर बी, बुक वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दे रखा है बुक वैल्यू के लिए, ये रहा टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटेन अर्निंग दे रखा है 453, यानी कि टोटल कैपिटल दे रखी है उसने 453, यानी कि 4,535 लाख और 3,000 रुपए। ठीक है, अच्छा ये मेरी कैपिटल है, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ बायबैक शेयर्स, क्योंकि जितने शेयर्स मैंने बायबैक कर लिए हैं भाई उतनी तो कैपिटल मेरी कम हो जाएगी ना। अब भाई कैपिटल मेरी मार्केट में से भी कम होगी और बुक वैल्यू भी कम होगी, तो जो बुक वैल्यू है मैं वो भी कम करूंगा ना। तो कॉस्ट ऑफ बायबैक शेयर्स, कितनी कॉस्ट दे रखी थी बायबैक, या मैं कहूं ट्रेजरी वाला जो दे रखा था इसने, कितना दे रखा था, ये रहा 390,50,000। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर बुक वैल्यू। आओ जरा 4,535,0 माइनस 390,50,000, यह आ जाएगा सर आपका 4,144, 4,144, 53,000। ठीक है, अब क्या निकाल लो, अब निकाल लेंगे सर मार्केट वैल्यू एडेड, दोनों को माइनस कर दो, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अच्छा मार्केट वैल्यू कितनी आई थी हमारी 670, गायब हो गया यार, 6,709,50,000 माइनस बुक वैल्यू है 4,144, 53,000। तो मुझे बताइए जरा माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा सर 2,564,97,000, ये आ गया सर मेरा मार्केट वैल्यू एडेड, और ये आ रहा है आपका डॉलर्स में। ठीक है, ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू एडेड। चलिए, तो ऑफिशियली यहाँ पे आपका जो पूरा कोर्स है वो खत्म हो गया। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें 10, या आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो ऑफिशियली यहाँ पे अब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, जितने पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे करा दिए। आपको ये क्वेश्चन जरूर जरूर से रिपीट करने हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। तो मैं बताऊं आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, बहुत मैं अच्छे सबसे मिला, सबसे बातें करी, चीजें जानने को मिली, बहुत इंजॉय करा। होप श्योर आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय करा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से आप पढ़िए, एक अच्छे प्रोफेशनल बनिए, एक अच्छे लेवल पे जाइए, खूब पैसा कमाइए, अपने सपने पूरे करिए, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करिए, और एक अच्छी जिंदगी और एक खुशहाल जिंदगी आप बिताइए इंडिपेंडेंट होके। ठीक है, चलो तो इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, शायद कभी मिलना हो तो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। बाकी मैं आपके साथ टच में तो हूँ ही हमेशा, व्हाट्सएप पे, फोन पे। कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी अगर आपको चीज लगे कि आपको मेरे से डिस्कस करनी चाहिए, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ एंजॉय करिए। मिलता हूं आपसे फिर कभी, फिर कहीं। ओके, चलो।